दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हफ्ते की बात में आज हम 3 खास खबरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली हमारी खबर है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, इन 3 राज्यों से एक तरह से यूं कहा जाए कि जुड़ी हुई कांवड़ यात्रा, तीनों प्रदेशों के लोग ज़्यादा आते हैं जाते हैं। तो ये जो कांवड़ यात्रा है वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसा अभी तक जो सरकारें, संबद्ध सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुतालिक इस वर्ष 2021 में पहले की तरह कांवड़ यात्रा चलेगी। अब ये जो कांवड़ यात्रा है, हम सब जानते हैं कि ये हरिद्वार तक और हरिद्वार से फिर वापसी अपने अपने घरों तक लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में, और वो इतनी भीड़, इतने गाजे बाजे के साथ जाते हैं कि आपने देखा होगा उसकी तस्वीरें और उसका पूरा का पूरा जो कर्मकांड और पूरा का पूरा जो वो मेला जलसा, उसको आप जो भी कह लें, ये चलता रहेगा। अगर इस बीच में सद्बुद्धि आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है। क्यों मैं सद्बुद्धि कह रहा हूं? क्योंकि 2020 में यानी पिछले वर्ष सद्बुद्धि आ गई थी और सरकारों ने फैसला किया था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर वो कांवड़ यात्रा को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि कुंभ को अलाउ किया गया अभी, इसके बावजूद कि बहुत बड़ा खतरा था। और आप जानते हैं कि कुंभ के बाद क्या हालात पैदा हुए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने माना कि कुंभ जो मेला था, जिस तरह का जमघट लगा, जिस तरह के हालात पैदा हुए, वो सुपर स्प्रेडर का काम किया कोरोना की दूसरी लहर के लिए, दूसरी वेव के लिए, खासकर हिंदी हार्टलैंड में। और एक और जो सुपर स्प्रेडर का काम किया वो था पंचायती राज चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव। उसके बारे में भी कहा जाता है कि कुंभ मेले की तरह वह भी भयानक था, खासकर उस दौर में जो पहला चुनाव हुआ था पंचायतों का। उसमें भारी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई, ऐसे शिक्षक जो कि ड्यूटी पर थे, दूसरे और सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई। ये सब रिकॉर्डेड है। कुछ के रिकॉर्ड्स को सरकार मानती है, कुछ का कहती है कि छानबीन करा रही है, क्योंकि मुआवजे का प्रश्न है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ये जो कांवड़ यात्रा है, जो पिछले साल नहीं निकली, इस साल निकालने का क्या औचित्य है? क्या कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसके बगैर मनुष्यता नहीं रह पाएगी? महामारी जरूर है जिसमें मनुष्यता पर गहरा संकट है, लेकिन कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी तो मनुष्य का क्या बिगड़ेगा? किसी की धार्मिक भावना का क्या बिगड़ेगा? अगर धार्मिक भावना महामारी के प्रसारण से, उसके फैलने से अगर किसी की बहुत संतुष्ट होती है, तो ऐसी धार्मिक भावना को आप क्या कहेंगे? फिर पिछली बार सरकार ने क्यों नहीं ऐसा किया? क्यों अलाउ नहीं किया? क्यों उसने नहीं निकलने दी यात्रा? और इस बार क्यों निकलने दे रही है? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह चुनाव है और सत्ताधारी दल को राजनीति में धर्म का समागम बहुत अच्छा लगता है। धर्म के राजनीतिक मंसूबों के आधार पर ही ये पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तर प्रदेश बिहार में, इसने धर्म का जितना इस्तेमाल किया है राजनीति में, उतना अतीत में और मौजूदा दौर में शायद ही किसी और पार्टी ने किया हो। तो हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को एक जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा हो कि चलो इसका भी इस्तेमाल कर लो, लोगों की भावना को थोड़ा सहला दो। लेकिन अगर तीसरी लहर, जिसकी चिंता जाहिर की जा रही है पूरी दुनिया में कि भारत में तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा? अभी टास्क फोर्स के जो लोग हैं, खासकर डॉक्टर वीके पॉल को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। ये हमें नहीं मानना चाहिए कि दूसरी लहर कोरोना की खत्म हो गई।
और अगर तीसरी लहर आ गई कंटिन्यूटी में तो क्या होगा। और ऐसे में वैज्ञानिक भी उत्तर प्रदेश के और बहुत सारे बड़े चिकित्सक भी ये सवाल उठा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि बड़े अखबारों में, दिल्ली के भी बड़े बड़े अखबारों में, उत्तराखंड की नई सरकार जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनकी तरफ से एक विज्ञापन छपा है, उनका फोटो उसमें लगा है माननीय प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, कि कोरोना से उत्तराखंड है सावधान, तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। अब मुझे तो नहीं मालूम कि टीकाकरण अभियान कहाँ से तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर के और तमिलनाडु तक सारे स्टेट परेशान हैं, दिल्ली में लोग परेशान हैं, यूपी में लोग परेशान हैं, टीका नहीं मिल रहा है लोगों को। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूं, इसलिए इसकी प्रामाणिकता को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं, टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन ऐसे दौर में जब कहा जा रहा है कि कोरोना से उत्तराखंड है सावधान, तो अगर सावधान है तो कांवड़ यात्रा जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों को, और मजे की बात है कि उसी विज्ञापन में मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं उनकी ओर से जो जारी विज्ञापन है उनके स्टेट सेक्रेटरीट से, उसमें लिखा है कि भीड़ से बचें, मास्क हमेशा पहने। तो भीड़ से कैसे बचेंगे जब कांवड़ यात्रा निकलेगी? कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा कौन? क्या आपने कुंभ मेला में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो किया? वहां तो जांच की जो बात उठी थी, कोरोना की जांच की, उसमें भी घोटाला सामने आ गया। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर हमारी ये थी जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी लगा। उत्तर प्रदेश में एक और बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य विधि निगम है उसने एक यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का प्रारूप पेश किया है, बेहद कंट्रोवर्शियल। और उत्तर प्रदेश क्या, कई और भाजपा शासित राज्य भी इस तरह के प्रयास कर चुके हैं पहले। उसमें ड्राफ्ट जो कहता है कि 2 से अधिक बच्चे पैदा होंगे तो नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी, स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन वगैरह से रोका जाएगा। मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं है, बल्कि ये मूर्खता के रोपण के लिए हैं, ये अज्ञानता के बढ़ावा के लिए हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो लोगों को शिक्षित करके समझदार बनाकर ही संपन्न हुआ है। दंड देकर नहीं, लोगों को पनिशमेंट देकर नहीं, लोगों को डराकर धमकाकर नहीं। अब आप देखिए, जितने लोग अपने देश में ही जो समझदार लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कम बच्चे पैदा करते हैं। क्यों कम बच्चे पैदा करते हैं? क्योंकि समझदारी आई है, क्योंकि उनको ज्ञान आया है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी बिरादरी का आदमी हो, किसी धर्म का, मैं नहीं मानता कि इसमें किसी एक मजहब के लोग ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं। जहाँ भी गरीबी है, जहाँ भी अशिक्षा है, जहाँ भी अज्ञान है, वहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं। तो अज्ञानता और अशिक्षा से लड़ने के बजाय आप लोगों से लड़ रहे हैं, आप लोगों को दंडित करना चाहते हैं। किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? अमीर लोगों को, क्योंकि चुनाव तब वही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नौकरियां तब वही पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जनसंख्या नियंत्रण का जो खेल है उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग का, जिसको कि सरकार को रिकमेंड कर 19 जुलाई सुना है रखा है उन्होंने डेट की, उस समय तक लोग अपनी अपनी राय दें। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेवजह और एक ऐसा विधेयक का प्रारूप है जो लोगों के मानवाधिकार का हनन करता है और लोगों को दंड देकर जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है, जो कि संभव नहीं है। दोस्तों, जो तीसरी खबर हमारी है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं वो हमें राजतंत्र का रास्ता दिखाता है, और लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है अपने देश में, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, ऐसा लगता है कि उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। हिंदुत्व तंत्र, राम राज, ये जो जुमले हैं वो पंचायती राज चुनाव में बिल्कुल सामने नंगे होकर, बिल्कुल नेकेड फॉर्म में सामने आ गए हैं। मुझे तस्वीरों के बारे में चर्चा नहीं करनी है, चाहे लखीमपुर खीरी की हो या सीतापुर की हो या बाराबंकी की हो, कहीं की किसी की चर्चा हमें तस्वीरों की नहीं करनी है। वो तस्वीरें भयावह हैं, पूरे देश के सामने आ चुकी हैं। टीवी पुरम ने दिखाया नहीं, इसके बावजूद प्रिंट ने और वेब मीडिया ने
इसको इतने बड़े पैमाने पर दिखाया क्योंकि एक वीडियो पब्लिक के सामने आ गया था, और अगर वो वीडियो ना होता तो शायद प्रशासन ने कार्रवाई भी न की होती, पुलिस वालों को सस्पेंड भी न किया होता, क्योंकि थर्सडे की घटना पर कार्रवाई फ्राइडे को हुई। कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही नहीं थी पहले कि हाँ ऐसी बात हुई है। वो तो अगर वीडियो सामने न आता तो इसको भी हशप कर दिया गया होता। तो जिस तरह पंचायती राज चुनाव में पहले हुआ, पहले चरण में, और इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट्स के चुनाव में हुआ, वही उसका एक्सटेंशन दिखाई देता है ब्लॉक के जो चीफ होते हैं, यानी प्रखंड के जो पंचायत चीफ होते हैं, उनके नामांकन में, जिनका कि शनिवार को चुनाव हो रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये शनिवार के दिन, तब भी पता चल रहा है कि अनेक जगहों पर हिंसा के वारदात हो रहे हैं। शाम तक खबर आएगी कि इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों, ये जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है, निर्विरोध, अनअपोज्ड अपने लोगों को जिताने का। अनअपोज्ड क्यों? क्योंकि तब आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको जनता यानी मतदाताओं की परवाह नहीं करनी है। कोरोना में लोग मर जाएं, भूखों मर जाएं, बेरोजगार हो जाएं, तबाह हो जाएं, आपके पूरे प्रशासनिक जो तबाही मचा रखी है उससे लोग बहुत नाराज हो जाएं, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप वोट दें या आप वोट न दें, जनता वोट दे या जनता वोट न दे, जीतना उन्हीं को है। तो ये एक रास्ता खोजा जा रहा है कि चुनाव इस प्रकार हो कि जनता को मतदान करने की जरूरत ही ना पड़े। निर्विरोध, अनअपोज्ड। तो नामांकन लोगों को के छीने जा रहे हैं, ताकि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति या सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन ही न भर सके। ये सारा का सारा उपक्रम उसके लिए किया जा रहा है। और दोस्तों माफ कीजिएगा, अगर ये सिलसिला यही नहीं थमा और अगर ये रिहर्सल है और कामयाब रहा, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो सुना है कि हाल के दिनों में जो विधानसभा के अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ है कई जगहों पर, कुछ एकाध जगहों पर। तो और न जाने कितने नेताओं के खिलाफ विपक्ष के इस तरह का हुआ है। तो माना यह जा रहा है कि यह एक रिहर्सल है और इसे विधानसभा के चुनाव में आजमाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है देश का और राज्य का, ये वही बता सकता है। तो दोस्तों, इस खतरनाक सूरत हाल को आपके सामने मैं एक प्रश्न के रूप में रखकर अपनी बात खत्म करता हूं कि जनतंत्र जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, क्या वो राजतंत्र में तब्दील हो रहा है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।